कैसे हैं सभी दोस्त। आज हम लोग एक आधुनिक भारत के इतिहास में नए अध्याय की ओर प्रवेश कर रहे हैं और ये हमारा अध्याय है 1857 का विद्रोह। प्रिय साथियों, जब हम 1857 का विद्रोह को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें कंडीशंस को या फिर उस व्यवस्था को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ऐसा परिस्थिति आया कि हमारा देश 1857 के विद्रोह में भाग लेना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ें। रिवॉल्ट ऑफ 1857। प्रिय साथियों, जब हम 1857 को बेहतर से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कई सारे एक ऐसा कारण है जिसको पढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सामान्य परिचय को देखेंगे। सामान्य परिचय। सामान्य परिचय को जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कारण पर। जब कारण को जानेंगे तो हम तात्कालिक कारण के बारे में भी का प्रयास करेंगे कि क्या तात्कालिक कारण है, और फिर उसके बाद इसके स्वरूप के बारे में या प्रसार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य परिचय को हम लोग जान लेते हैं कि सामान्य परिचय क्या है। तो इस सेगमेंट के आधार पे जब हम पढ़ते हैं तो हमें और बेहतर से समझ में आता है कि क्या है। ठीक है, सबसे पहला है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या है सामान्य परिचय। प्रिय साथियों, जब हमारे देश में ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश कंपनी हमारे देश में आते हैं और वो व्यापार करना शुरू करता है। जब वो व्यापार करना शुरू करता है तो 1757 तक प्योर व्यापारिक कंपनी के रूप में वो भारत से व्यापार करता है। प्योर व्यापारिक कंपनी, ध्यान से सुनेंगे। इस क्रम में 1757 से लेके 1857 के बीच को हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है ब्रिटिश जिसके जिम्मेदार वही होते हैं और फिर उसके बाद भारतीय लोग विद्रोह पर खरा उतरते हैं। हमने बताया कि भारतीय सबसे पहला बिंदु जो हमारा है वो ये है कि 1757 से लेके 1857 तक वो भारत पर व्यापारिक कंपनी के साथ साथ वो राजनीतिक अधिकार भी यहाँ से शुरू कर देता है प्राप्त करने का। जैसे हमने बताया कि प्लासी युद्ध के तहत वो ये व्यापारी के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये आपको ध्यान से समझना है। दूसरा बात, 1765 में हम देखते हैं कि इलाहाबाद संधि के तहत उन्हें दीवानी अधिकार और फौजदारी अधिकार ये दोनों मिल जाता है। ठीक है, फौजदारी अधिकार ये भारतीय लोगों को दिया जाता है और ये ब्रिटिश स्वयं रखते हैं, और इस प्रकार वो भारत पर राजनीतिक अधिकार का क्रम यहाँ से शुरू हो जाता है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
दूसरा बिंदु है कि इसी प्रकार वो 1757 से लेकर 1857 तक कई सारे व्यवस्थाओं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में भारतीय लोगों के सामाजिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करते हैं और फिर उसके स्वरूप भारतीय लोग इस विद्रोह पर खरा उतरते हैं। तो दूसरा हम लोग बोले थे सामान्य परिचय में कुछ बिंदु और है जिसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले 1857 की बात हो रही है, तो आपको जानना होगा कि जो इस समय वर्तमान अर्थात इस समय जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, वो है कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है। दूसरा उस समय का जो ब्रिटिश पीएम है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, वो है आपका लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन। तीसरा प्रतीक के रूप में हम देखते हैं कि इस समय हमारे पास कमल और ब्रेड अर्थात रोटी है, ठीक है। चौथा प्रतीक के रूप में देखते हैं, और इस समय जो प्रमुख सेनापति है वो है हमारा कौन? कैंपबेल। कैंपबेल ये हमारा इस समय का क्या है? ब्रिटिश सेनापति है, जिसको ध्यान रखना, ठीक है। ब्रिटिश सेनापति है, ये याद रखना है, ब्रिटिश सेनापति है। ब्रिटिश सेनापति हमारा कैंपबेल है। सामान्य परिचय की बात करें तो ये इतना चीज आपको याद रखना है जो सामान्य परिचय में हम देखते हैं। दूसरा बिंदु अगर हम बात करें, दूसरा बिंदु तो ये हमारा सामान्य परिचय है, और जब हम कारण का बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कारण को हम लोग भी कई भागों में बांट कर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसा कंडीशंस हुआ कि भारतीय लोग विद्रोह पर खड़ा हो या खड़ा उतर गए। तो हम इस चीज को देखते हैं कि कारण क्या क्या है। सबसे पहला बिंदु सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण में हम देखते हैं, याद रखना है कि सामाजिक कारण क्या क्या है। तो सामाजिक कारण की जब बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा बिंदु आ जाता है, अच्छा इस समय का जो हमारा भारत का समाज है वो बिल्कुल ही कह सकते हैं उसको कि रूढ़िवादी समाज है, धार्मिक रूप से रूढ़िवादी समाज है। ब्रिटिश इस समय कई सारे सोशल रिफॉर्म करने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय लोगों के सहयोग से, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वरचंद विद्यासागर हो गए, इन सभी लोगों या इन सभी समाज सुधारक के साथ मिलकर सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उस समय का समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अर्थात उस समय का समाज इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय की सामाजिक जो कंडीशंस है उसमें ब्रिटिश का हस्तक्षेप होता है, और इस आधार पर भारतीय लोग या भारतीय समाज सामाजिक रूप से उनके अंदर एक भावना की आहत होती है और वो इस विद्रोह में खड़े उतरते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि सामाजिक रूप में सबसे पहला देखते हैं कि 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या है, ये चीज आपको ध्यान देना है। हमने आपको इसलिए इसका उदाहरण बता रहे हैं क्योंकि हम सामाजिक कारण पढ़ रहे हैं, और सामाजिक कारण को बेहतर से जानने के लिए हम इस सभी बिंदुओं को ध्यान से देखेंगे। इस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई जो मिशनरी है, ईसाई मिशनरियों को भारत में, ईसाई मिशनरियों को भारत में क्या किया जाता है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश के लिए अनुमति दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। इस बिंदु को ध्यान रखेंगे, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश मिल जाता है इस चार्टर एक्ट के तहत, और जब ईसाई मिशनरी भारत में प्रवेश करते हैं तो वो भारत के सामाजिक
कह सकते हैं कि भारत के सामाजिक कंडीशंस में हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए ईसाई मिशनरी का मेन मकसद जो है वो क्या है, ईसाई को प्रचार करना। ठीक है, ईसाइयों को प्रचार करना है अपने धर्म को लेकर। और जब अपने धर्म को लेकर वो प्रचार कर रहे हैं, अर्थात भारतीय धर्म को इग्नोर कर रहा है, इससे भारतीय सामाजिक में एक ऐसी भावना उभरेगी कि ईसाई मिशनरी हमारे धर्म को एक हीनता के भाव में लाने का प्रयास कर रहा है। और इससे हमारे समाज के सामाजिक जो कह सकते हैं कि सामाजिक जो भेदभाव जैसा भाव देखने को मिलता है, यहाँ से शुरू होने देखने को मिल जाता है। ये सामाजिक कारण है। दूसरा सामाजिक कारण के बारे में बात करें हम तो 1828, कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं कि 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया था। सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा। ये सती प्रथा होता था क्या, सती प्रथा होता था कि जब कभी भारतीय महिलाएं की मृत्यु हो जाती थी, अर्थात जब कभी भारतीय किसी नागरिक की मृत्यु हो जाती थी तो उनके मृत्यु पर उनकी वाइफ जो होती थी उनको उन्हीं की मृत्यु होने के उपरांत उनको उसी शव के साथ जलाया दिया जाता था। और ये हमारा जो सती प्रथा था, कह सकते हैं कि उस सामाजिक कंडीशन में जिस समय भारत में इस तरह के रूढ़िवादी समाज थी, इस चीज को भी स्वीकार नहीं किया कि ये ब्रिटिश जो रिफॉर्म कर रहा है भारतीय लोगों के सहयोग से, भारतीय समाज सुधारक के सहयोग से, तो इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इससे भी हमारे भारतीय के मन में आहत हुई, हमारे भारतीयों की जो कंडीशंस था उसमें सामाजिक कंडीशंस में आहत हुई और उसने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो ये सती प्रथा को आपको ध्यान रखना है कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा और दूसरा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, समझ रहे हैं, रॉय के द्वारा उनको बैन किया जाता है। और इस प्रकार सती प्रथा का हम देखते हैं कि अंत होता है। आइए हम लोग तीसरा कारण देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था के इन सारे प्रारूप को देखते हुए उस समय के समाज इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाया और फिर उसने इस विद्रोह में अपना प्रभाव या अपना हाथ बांटना शुरू किया। ये हमारा पहला दूसरा कारण। तीसरा कारण देखते हैं कि 1843 में भी कई सारे सुधार हुए थे। इसको देखते हुए भी भारतीय लोगों ने क्या किया था, इसको विद्रोह में भाग लेने का प्रयास किया था। तो ये हमारा सामाजिक कारण है। दूसरा हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, ठीक है, राजनीतिक कारण, ठीक है। राजनीतिक कारण में सबसे पहला देखते हैं हम, आपको ध्यान से समझना होगा कि सबसे पहला देखते हैं सहायक संधि। सहायक संधि सबसे पहला देखते हैं। सहायक संधि क्या होता था, इसको ध्यान से समझेंगे। ये 1799 के आसपास इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ये सहायक संधि को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सहायक संधि क्या होता था, ध्यान से समझना। ये एक संधि होता था और इस संधि के तहत भारतीय राज्यों की जो अपनी स्वतंत्रता है उसको छीन ली जाती थी। समझ रहे ना, भारतीय राज्यों की जो अपनी स्वतंत्रता है और उनके जो आपसी घरेलू है या फिर वित्त मंत्रालय का भाव जो होता है, विदेशी मंत्रालय क्या है, ये आप समझिए। सहायक संधि के द्वारा यह कहा जाता है कि जैसे एक भारतीय राज है, ठीक है, भारतीय राज में ब्रिटिश क्या करेगा, एक रेजिडेंट को भेजेगा और वो रेजिडेंट भारतीय जो उस समय के राज थे, जिसको हम रियासत कहते थे, उस समय के राज में वो जाया करते थे और वो सेनापति या फिर
वो सेनापति इस राज्य के सर्वोसर्वा होने का प्रयास करने लगता था और उनके जो राजनीतिक मामले हैं उनमें उनका हस्तक्षेप शुरू हो गया। जैसे जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, हैदराबाद, ठीक है। तो ये हैदराबाद जो है, पहले हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद जिसका विलय 1798 में किया जाता है। अब ये हैदराबाद का विलय 1798 में किया जाता है सहायक संधि के द्वारा, और इस प्रकार कई सारे भारतीय राज्य को इस सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता है, और इस राज्य की जो अपनी स्वायत्तता होती थी उसे छीन लिया करता था इस संधि के तहत। इससे भारतीय जो लोग थे या भारतीय जो रियासतें थी, इनसे उनके अंदर एक भावना जगी कि ब्रिटिश हमारे राज्य को ब्रिटिश भारत में मिलाने का प्रयास कर रहा है और हमारी स्वाधीनता छीन रहा है। इससे भारतीय लोगों या भारतीय रियासत के राजाओं में आक्रोश की भावना फैली और फिर उसने इसके विरोध में 1857 में भाग लेना शुरू करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद पहला है। दूसरा हम देखते हैं कि तंजौर इस तरह का इसी सहायक संधि के तहत भाग मिलाया जाता है। उसके बाद अवध हो गया, उसके बाद आगे देखते हैं भोसले हो गया। ये सारे लोग, ये सारे रियासतें इस सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश भारतीय राज में इसे मिलाया जाता है, जिससे भारतीय राजाओं के अंदर आक्रोश की भावना फैलती है और वह इसके द्वारा 1857 के विद्रोह में भाग लेने का प्रयास करता है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। राजनीतिक कारण में और सभी कारण को देखें तो हम देखते हैं कि दूसरा कारण को अगर हम देखते हैं तो वो है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का क्या है? शांतिपूर्ण विलय की नीति, ठीक है, शांतिपूर्ण विलय की नीति। अब ये शांतिपूर्ण विलय की नीति को हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, और ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति को लागू किया जाता है, और इस नीति के तहत भी भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारतीय राज में मिलाने का प्रयास किया जाता है। जैसे आप शांतिपूर्ण विलय की नीति क्या होती थी, इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी कि जैसे उस समय भारतीय राज में कई राजाओं के पास अपना खुद का पुत्र नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, वो किसी अन्य का पुत्र ग्रहण कर लेते थे, जिसे हम दत्तक पुत्र कहते हैं, ठीक है। और जब दत्तक पुत्र को ग्रहण करते थे, इसको जब ब्रिटिश ने देखा तो उसने एक नीति को इंट्रोड्यूस किया, उसने एक नीति को लागू किया, वही था शांतिपूर्ण विलय की नीति। अर्थात जिस राजा के पास खुद का अपना स्वाभाविक पुत्र नहीं होगा, उस राज को ये अधिकार नहीं होगा कि वो राजा के पद पर उपस्थित होंगे, और इस नीति का विरोध करने के लिए तमाम सारे भारतीय राज इसका विरोध करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं झांसी, ठीक है। सबसे पहले झांसी 1853 में, यहाँ के रानी थे लक्ष्मीबाई, ठीक है, लक्ष्मीबाई, ठीक है। लक्ष्मीबाई की जो राज थी झांसी, उसको इसी नीति के तहत विलय कर लिया जाता है, अर्थात ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है, जिसका विरोध लक्ष्मीबाई खुद करती है। और इनके जो पुत्र थे वो ब्रिटिश कादिर थे, जो दत्तक पुत्र के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया था, इसको वो स्वीकार नहीं करते हैं, और इस प्रकार झांसी को ब्रिटिश भारत में मिलाया जाता है। झांसी के बाद देखते हैं कई सारे झांसी के बाद देखते हैं संभल हो गया, तंजौर हो गया, ठीक है, उदयपुर हो गया। इन सारे राज्यों को इस शांतिपूर्ण विलय की नीति के तहत, अर्थात डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति के तहत, उन्हें ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है, जिससे भारतीय राजाओं के अंदर भी एक, जो रियासत के राजा थे उनके अंदर एक भावना जागती है और वो विद्रोह करने पर
उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है आपका राजनीतिक कारण की एक स्वरूप है। दूसरा राजनीतिक कारण के रूप को अगर देखते हैं हम, तो आपको आपको ये भी देखना होगा। ठीक है, अगर देखिए, अब तीसरा पॉइंट ये है, एक अवध है, एक अवध है, अवध है जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो चलाया गया नीति था, शांतिपूर्ण विलय की नीति, उसको ये फॉलो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो जब इसको ये फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको अपने राज में, ब्रिटिश भारतीय राज में मिलाने के लिए क्या करता है, तो समझ जाइए, उनको ये कहता है कि भाई आपके यहाँ बैड गवर्नमेंट है, अर्थात कुप्रशासन है, और कुप्रशासन है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है ये कि हम इस कुप्रशासन को खत्म करेंगे, और इसलिए हम आपके राज को ब्रिटिश भारतीय राज में मिलाते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज में मिलाते हैं। ये बात कह रहा है लॉर्ड डलहौजी, किसके कारण? कुप्रशासन के कारण। और जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति की फॉलो ये नहीं किया है, तो इसको एक नए नीति के तहत इसे ब्रिटिश भारत में मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? ये हमारा हो गया राजनीतिक कारण, और कई सारे कारण थे जिसको आपको देखना होगा। तो ये हमारा राजनीतिक कारण है। तीसरे बिंदु पर चलते हैं हम लोग कि भाई राजनीतिक के अलावा आर्थिक कारण भी तो हो सकता है। ठीक है, आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या है समझिए, आर्थिक कारण क्या है समझिए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक कारण को हम लोग अगर बात करें, तो आर्थिक कारण में हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश जो भारत में व्यापार करने के लिए आई है, तो हम ये देखते हैं कि 1600 से लेके वो लगातार 1757 तक तो प्योर व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करता है, और उस क्रम में उन्होंने कई सारे नीति को फॉलो करता है। जैसे हमने आपको बताया, इसमें किसानों का तमाम सारे कर, शोषण, इस तरह की व्यवस्थाएं ब्रिटिश के द्वारा लगाई जाती है। तो सबसे पहले जब हम इसकी बात करते हैं आर्थिक कारण की, तो हम देखते हैं कि भारत में भू नीति को देखते हैं कि भूमि पर किस प्रकार की नीति को ब्रिटिश भारत ने क्या किया था, लगाया था। तो जब हम देखते हैं कि जमींदारी प्रथा, जिसको हम लोग कभी कभी अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, ये 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, अस्थाई बंदोबस्त। और ये अस्थाई बंदोबस्त क्या था, आप ध्यान से समझिए, राहुल जी ध्यान से समझिए। अस्थाई बंदोबस्त के तहत क्या किया जाता था, ये जमींदार, जैसे ब्रिटिश है, ठीक है, और जैसे ये गांव है, ठीक है, इतने ये गांव है, और यहाँ के एक जमींदार होंगे, ठीक है। इस जमींदार से ब्रिटिश क्या कर लेते थे, एक पहले से करारनामा कर लिया करते थे कि आपको इस क्षेत्र का जमींदारी दिया जा रहा है, और आपको इस क्षेत्र से भू राजस्व को क्या करना है, कलेक्ट करना है, और ये ब्रिटिश को आपको प्रदान करना है। इसमें ये था कि भू राजस्व निर्धारित कर दिया जाता था कि ब्रिटिश इतना भू राजस्व लेंगे। जैसे अगर हम बात करें 100 कलेक्ट करना है, और इसमें 80 अगर ब्रिटिश ले रहा है, तो 20 जो है वो
जमींदार लेंगे और अस्थाई कर दिया गया जमींदारी व्यवस्था को। और अगर जमींदार, ये भी था, इसको भी ध्यान रखना है, अगर ये जमींदार इस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो वो जो जमींदारी का क्षेत्र है उससे छीन लिया जाएगा और फिर वो दूसरे के हाथों, जमींदार के हाथों दे दिया जाएगा। तो ये ब्रिटिश की भू राजस्व नीति थी और इसके तहत कई सारे क्षेत्र थे, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, ठीक है, बनारस का कुछ एरिया, इन सारे तमाम जगहों पर ये भू राजस्व अर्थात अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था और भारत से इस 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 जगहों से कलेक्ट करके वो ब्रिटिश को देना पड़ता था। तो ये हमारा अस्थायी बंदोबस्त का पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, आर्थिक कारण की बात कर रहे हैं हम लोग, आर्थिक कारण की बात कर रहे हैं तो आर्थिक कारण की बात कर रहे हैं तो आर्थिक कारण भी हम देखते हैं कि इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, आप जाओ। आर्थिक कारण में हम देखते हैं कि 1813 चार्टर एक्ट के तहत मुझे यह देखने को मिलता है कि जो व्यापारिक जो व्यापारियों को भारत में प्रवेश के लिए आज्ञा दे दिया गया था, व्यापारिक एकाधिकार कंपनी को समाप्त किया गया, अर्थात ब्रिटिश व्यापारी अब भारत में आकर व्यापार कर सकते हैं। वो ऐसा इसलिए किया गया था कि उस समय यूरोप में जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा महादेशीय व्यवस्था लागू किया गया था और उस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश लोग यूरोप में जाकर व्यापार नहीं कर सकता था और इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट के थ्रू 1813 चार्टर एक्ट के थ्रू व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर देता है, कंपनी की जो व्यापारिक एकाधिकार है, और फिर ये ब्रिटिश व्यापारी भारत में आता है और फिर भारत में व्यापार करना शुरू करता है और तमाम सारे ब्रिटिश व्यापारी भारत में आए और कई सारे नीति को उन्होंने लागू किया और भारत में आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया। और भारत की जो अपनी परंपरा या फिर कह सकते हैं कि भारत की जो अपनी भारतीय व्यापार होता था, उद्योग धंधा होता था, हस्तशिल्प होता था, इन सारी व्यवस्थाओं को वो नाश कर देते हैं और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा उठता है और फिर भारतीय लोग इस व्यवस्था के खिलाफ 1857 में भाग लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि महलबारी व्यवस्था, ठीक है। तीसरा देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये तमाम सारे कारण है जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था था, और भारत की अर्थव्यवस्था क्या था बताएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था थी उसको उसने विनाश कर दिया। हमारे यहाँ क्या होता था, हस्तशिल्प पर विशेष जोर दिया जाता था। हस्तशिल्प का मतलब होता है जो हाथ से हम लोग बनाते हैं उसे हस्तशिल्प बोलते हैं और वो इस भारतीय व्यवस्थाओं को या भारतीय जो हस्तशिल्प व्यवस्थाएं थी उनको क्या किया इसने, भारतीय हस्तशिल्प व्यवस्थाओं को तोड़ दिया और जिसके कारण भारतीय लोग इस विद्रोह में भाग लेना शुरू करते हैं। भारतीय जो उद्योग धंधा था उन सभी व्यवस्थाओं को ये चरमरा देता है और फिर भारतीय लोग आक्रोशित होकर इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, फिर अगला हम कारण देखते हैं सैनिक कारण या फिर हम प्रशासनिक कारण देखते हैं। प्रशासनिक कारण की बात करते हैं तो प्रशासनिक कारण में हम देखते हैं कि भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक के बीच काफी कह सकते हैं कि भेदभाव किया जाता था। जैसे भारतीय जो
जो सैनिक थे भारतीय सेना को निश्चित रकम, ठीक है, बहुत कम में निश्चित रकम, और फिर पदोन्नति बिल्कुल नहीं होती थी, पदोन्नति तो होती ही नहीं थी, पहला। दूसरा कारण देखते हैं कि प्रशासनिक में भारतीय सैनिक को उस नीति को फॉलो करना होता था, उस नीति को स्वीकार करना होता था जो उनके धर्म के खिलाफ थे, स्वीकार करना होता था जो उसके धर्म के खिलाफ थे, जिसका हम दो एग्जाम्पल अब आप बताएंगे कि क्या ऐसा नीति है, कौन सी ऐसा नीति है। ध्यान से देखिए, 1806 में हम देखते हैं कि वेल्लोर विद्रोह होता है, वेल्लोर विद्रोह होता है। और ये कौन सा कैसा विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था। ये इसलिए हुआ था कि भारतीय सेना में तिलक जो प्रतीक होता था, ठीक है, तिलक और जो पगड़ी होता था, इनको ब्रिटिश सैनिक ने मना कर दिया कि आप अब इस चीज को नहीं फॉलो करेंगे, इस चीज को नहीं पहनेंगे, जिससे भारतीय सेना में की भावना की आहत हुई। 1824 में हम देखते हैं कि घटना होती है। 1824 में देखते हैं भारतीय सैनिक को वर्मा भेजा जाता है, और वो भी समुद्र के किनारे, समुद्र के माध्यम से। और उस समय भारतीय समाज में यह प्रचलित था कि समुद्र पार करके जो कोई व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है तो वो उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, उनके धर्म में अनैतिक फैल रही है, और सैनिक इसलिए भी इसे स्वीकार नहीं करने का प्रयास कर रहा था। दूसरी बात है, सैनिक इसे, अब आप कहेंगे कि ब्रिटिश सैनिक है, जो ब्रिटिश सैनिक की कमांडर जो इनको निर्देश देंगे वो करेंगे, तो अब ये इसका कारण ये है, इसलिए इसको फॉलो नहीं कर पा रहा था कि भारतीय सैनिक अपनी एक धर्म थी उनकी, वो देख रहे थे कि नष्ट हो रहा है। और दूसरा बात है कि भारतीय सैनिक जब सैनिक के पद से सैनिक सेवा देने के बाद जब वो अपने गांव लौटेंगे तो वहां के लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, भारतीय सैनिक को स्वीकार नहीं करेंगे, चूंकि इसलिए कि उस समय समाज हमारा जो कोई भी धर्म के खिलाफ किसी भी पुनरावृत्ति हुई उसको हमारा समाज स्वीकार नहीं करता था। इस चीज को ध्यान रखना। ये बात है हमारा 1800, ये हो गया वर्मा का सैनिक विद्रोह। फिर देखते हैं कि भारतीय सैनिक के साथ असंतोष की भाव किया जा रहा है, ठीक है, तो ये सब हमारा देखने को मिल रहा है सैनिक कारण और प्रशासनिक कारण। और प्रशासनिक कारण के साथ साथ हम अब देखते हैं कि प्रशासनिक कारण हो गई, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण भी हम लोग कर लिए हैं। अब देखते हैं कि विद्रोह का शुरुआत कैसे हो रहा है। विद्रोह का शुरुआत हम लोग देखते हैं कि कैसे हो रहा है। हमने बताया तत्कालीन कारण के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला, तत्कालीन कारण की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख जो घटना में आगे आके आता है वो आता है चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस, अब ये क्या है ध्यान से समझेंगे, चर्बी वाला कारतूस क्या है। सबसे पहले चर्बी वाला कारतूस, इससे पहले भारतीय समाज में 1856 तक 1856 तक ब्राउन बैस, ठीक है, ब्राउन बैस राइफल का यूज किया जाता था, ठीक है। लेकिन 56 के बाद दिसंबर
कह सकते हैं 1856 के बाद न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग किए जाने की शुरुआत होती है। और जब और जब ये अब जब ये न्यू एनफील्ड राइफल की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या था, आपको ध्यान देना है। इनकी जो इनकी जो बनावट था वो 3 जगह होता था, इसको ध्यान रखिए। दमदम, अंबाला और सलाईकोट, ये 3 स्थल पर इसको बनाया जाता था और इसे प्रशिक्षण भी किया जाता था। इस न्यू एनफील्ड राइफल में गाय की चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी, ठीक है, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। प्रयोग होना शुरू हुआ दिसंबर 1856 के बाद से। और ये जो उत्पादन किया जाता था, अर्थात इस राइफल को जो बनाया जाता था दमदम, अंबाला और सलाईकोट में। और जब भारत को इस तरह की सूचना मिला भारतीय सैनिकों को, तो इसने इस राइफल को यूज करने से मना कर दिया। जब भारतीय सैनिक इस चीज को यूज करने से मना कर दिया तो ब्रिटिशों ने इसे दबाने का प्रयास किया। और सबसे पहले हम देखते हैं कि फरवरी 1856 में बहरामपुर बहरामपुर सबसे पहले बहरामपुर में वहां के सैनिकों ने इसे क्या किया, इस राइफल को प्रयोग करने से मना कर दिया। तो बिना कोई सूचना के ब्रिटिशों ने इसको दबा दिया कि भाई किसी को पता न चले, यह आगे की बात न फैल पाए। जब बहरामपुर फरवरी में इसको मना कर रहा है स्वीकार करने से, राइफल का उपयोग करने से, तो फरवरी के बाद हम लोग आ जाते हैं, आगे की बात करते हैं, अप्रैल की बात करते हैं, ठीक है, अप्रैल 1824 में, ठीक है, अप्रैल कह सकते हैं कि पहले मार्च देख लो, ये 29 मार्च को 29 मार्च को बैरकपुर बैरकपुर में ये घटना आती है। और बैरकपुर के जो प्रमुख सैनिक थे वो थे मंगल पांडे, ठीक है। और मंगल पांडे इसे यूज करने से मना कर देता है कि इसको न्यू एनफील्ड राइफल, ठीक है। मंगल पांडे जब बैरकपुर में मार्च 29 मार्च 18 बैरकपुर में 1856 को जब मंगल पांडे इस न्यू इनफील्ड राइफल को मना करता है, तो अब आपको ध्यान रखना है क्या कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1856 को फांसी दे दिया जाता है। इसलिए भी फांसी दे दिया जाता है कि 29 मार्च को जब इसने इसको मना किया था, तो यहाँ के जो बैरकपुर के जो मुख्य दो चीफ रेजिडेंट था, उसका नाम था क्या, आई थिंक आपको याद आता है तो हम बताते हैं। 29 मार्च 1856 को इस तरह घटना होती है, मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है कि भारतीय लोगों में एक भय बना रहे और इस राइफल का यूज करना मतलब वो यूज करने से मना न करे। तो ये हम अप्रैल की घटना देखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, घटना का प्रसार में आगे बढ़ते हैं। तो अप्रैल की घटना के बाद हम लोग देख लिए, ठीक है, हमने 29 मार्च की घटना के बाद 8 को देख लिए हैं। अब बैरकपुर से थोड़ा सा आगे बढ़िए और अवध आइए, ठीक है, अवध आइए, ठीक है, बैरकपुर से अवध आइए, 1 मिनट रुक जाइए। एंड फिर इस बैरकपुर हो गया,
और मेरठ हाई, सॉरी मेरठ हाई, ठीक है, मेरठ हाई। मेरठ आई और मेरठ मेरठ छावनी को, अब मेरठ छावनी इस चीज को इनकार करेगा इस न्यू इनफील्ड राइफल का उपयोग करने से। और जब आ, ये घटना अप्रैल के बाद 10 मई की आएगी, 9 मई को आएगा, 9 मई को आएगा, ठीक है, 9 मई को ये घटना यहाँ आएगी कि यहाँ के जो सैनिक है इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इस राइफल का, न्यू इनफील्ड राइफल का, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी को मिश्रित करके उनको बनाया जाता था और उसको चलाने के लिए सबसे पहले उसे क्या किया जाता था, माउथ से उसको खोलना पड़ता था और फिर जाके वो राइफल का उपयोग करता था। इससे हमारे भारतीय और हमारे मुस्लिम की जो धार्मिक भावना होती थी उन पर आहत होती थी और इसलिए भारतीय सैनिक इसे प्रयोग करने से मना कर रहा था। जब ये घटना मई में मेरठ आ रहा है, मेरठ के सैनिकों को क्या किया जाता है, लगभग 90 सैनिक 90 सैनिक था, जिसमें 85 सैनिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब 85 सैनिक को गिरफ्तार कर किया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो फिर अब क्या होता है कि यहाँ के 10 मई को, याद रखना है, 10 मई को ये गिरफ्तार सैनिक अपने सैनिकों के साथ जेल तोड़कर दिल्ली की ओर 10 मई को रात रवाना होते हैं, ठीक है, दिल्ली की ओर रवाना होते हैं, ठीक है, और दिल्ली की ओर रवाना होते हैं और 12 मई को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में मुगल बादशाह, ठीक है, मुगल बादशाह जो उस समय नाम मात्र के लिए, मुगल बादशाह उस समय मुगल बादशाह नाम मात्र के लिए थे कौन, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर को बादशाह अर्थात नेतृत्व करने के लिए, सैन्य नेतृत्व के लिए, लीडर अर्थात नेतृत्वकर्ता चुनते हैं, ठीक है, और फिर इस विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह के हाथ में आ जाता है। लेकिन बहादुर शाह भी इसे स्वीकार करने से हिचक रहा था, क्योंकि वो खुद पेंशनदार हो चुका था ब्रिटिश का, और इसलिए इन्हें भी ये डर था कि अगर हम इसका नेतृत्व करेंगे तो हमें जो कुछ पेंशन मिल रहा है हो सके वो भी हमारी ब्रिटिश सरकार ना दे। लेकिन सौभाग्य बस इसने इस नेतृत्व को चुना और फिर धीरे धीरे विद्रोह शुरू होता है। और इस प्रकार देखते हैं कि विद्रोह का आरंभ हम देखते हैं कि शुरू स्टार्ट हो जाता। तो ये जो है हमारा सामान्य परिचय के साथ साथ विद्रोह के कारण तक हम लोग ने बात कर लिया है। और जब कारण की बात कर लिए हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि विस्तार कहाँ कहाँ भारत में होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं विस्तार, एक्सपेंशन, ठीक है, विस्तार कहाँ कहाँ होता है। मुख्य रूप से यह नॉर्थ इंडिया में ही इसका प्रसार हो पाया, क्योंकि अगर उस समय पूरे भारत में यह विद्रोह फैला होता तो शायद उस समय ही भारत हमारा आज़ाद हो गया रहता। लेकिन कह सकते हैं कि इसका विस्तार नॉर्थ भारत में ही रहा। और जब नॉर्थ भारत में रहा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह विद्रोह जो है झांसी का विद्रोह होता है। कई सारे जगहों से हम देखते हैं कि इसका विद्रोह झांसी हो गया, कानपुर हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, अवध हो गया, लखनऊ हो गया, लखनऊ हो गया, आगे आइए, लखनऊ के साथ फैजाबाद, फैजाबाद की बरेली भी यह युद्ध फैलती है,
बरेली के बाद देखते हैं बिहार में भी इस युद्ध को हम देखते हैं, आरा, जगदीशपुर, जगदीशपुर, ठीक है, पटना में देखते हैं इस युद्ध का। इन सभी जगहों पर उत्तर भारत के कई अधिकांश उत्तर भारत की जगहों पर इस विद्रोह का फैलाव होता है और अंततः सभी जगहों से एक लीडर के रूप में आगे बढ़ते हैं और इस विद्रोह में भाग लेते हैं। ये हम देखते हैं कि ये भाग, झांसी से देखेंगे तो हम लक्ष्मीबाई आ जाएगी, कानपुर से देखेंगे तो कानपुर से आ जाएगा हमारा कौन, कानपुर से आ जाएगा जो विश्वनाथ, सॉरी द्वितीय का, कानपुर का द्वितीय का वो था, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद रखें क्या है। अवध का बेगम हजरत महल देखते हैं, ठीक है, लखनऊ इसी में आ जाएगा, फैजाबाद, बरेली बिहार जगदीशपुर, कुंवर सिंह, पटना पीर अली, ठीक है। इन तमाम सारे जगहों पे और सारे कई जगह जो फैक्चुअल डाटा है उसको हम आपको एक प्रोसेस के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा जो था वो विस्तार था, इसका विस्तार हम देखते हैं कि इस तरह होता है। जैसे यहाँ कानपुर में देखते हैं पेशवा है, ठीक है, पेशवा है नाना साहब, और नाना साहब की जो दत्तक पुत्र है वो जो है बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय की जो है वो पेशवा जो है वो है दत्तक पुत्र, और फिर इनको भी ये इस जगहों पर से भाग लेते हैं। इन तमाम सारे जगहों पर देखते हैं कि विद्रोह की प्रारंभ होती है और शुरुआत होता है। ये हमारा आज का मुख्य रूप से कह सकते हैं कि मुख्य रूप से 1857 की विद्रोह को जब शुरू किए हैं तो हमने इस चीज को देखा है कि आ, उनके सामान्य परिचय को हमने जाना, फिर सामान्य परिचय को जानने के बाद हमने उनके कारण को जानने का प्रयास किया, और जब कारण को जाने तो कई सारे कारण को जाने, सैन्य कारण, आर्थिक कारण, ठीक है, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण भी उसी में आ गया। इन तमाम सारे को देखने के बाद विद्रोह का आरंभ हमने देखा, तत्कालीन कारण हमने देखा, और सही कारण है जिसको हम लोग देखेंगे। तो ये सारे जो है वो कारण हम देखने को मिलता है। अब जब हम विस्तार की बात कर लिए तो अब इसके हम कमियां की बात करेंगे कि क्या इसकी कमियां रही जिसके कारण यह विद्रोह असफल हो गया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग एक नए पड़ाव की ओर चलेंगे और वो हमारा पड़ाव होगा कमियां, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका परिणाम देखेंगे, और जब हम परिणाम देखेंगे तब इसका हम लोग एक स्वरूप देखेंगे कि इसका नेचर कैसा था। जैसे नेचर में है वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर का मानना था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। अब ये बात ये वी.डी. सावरकर क्यों कह रहे हैं, इनको हम लोग चेक करेंगे स्वरूप में। दूसरा डिजरैली, ये कहना है कि भाई ये सैनिक विद्रोह है, सैनिक विद्रोह है, ठीक है। इनको देखेंगे। जैसे L.E.R. रिच, ये कह रहे हैं कि यह धर्मांधों का ईसाई के प्रति युद्ध था, ठीक है। तीसरा है, चौथा देखते हैं हम कि यह न तो प्रथम है, यह न तो प्रथम है, न ही स्वतंत्रता संग्राम, न ही
स्वतंत्रता संग्राम, यह बात कौन कह रहा है? ये बात भारतीय इतिहासकार कह रहे हैं और इसका नाम है मजूमदार। ठीक है, ये तमाम प्रकार के स्वरूप के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कहने का अर्थ है कि वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो ऐसा क्यों कहा है? डिजरावली महोदय ने सैनिक विद्रोह कहा है, ऐसा क्यों कहा है? डिजरावली महोदय का मानना था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ इसने बताया कि ये सैनिक विद्रोह है। इस यह स्टेटमेंट देने का कारण इसका यह था कि ब्रिटिश से क्या किया जाएगा, ब्रिटिश कंपनी से जो कंपनी भारत में राज कर रही है, व्यापारिक और राजनीतिक रूप से जो शक्ति प्राप्त की है उससे ले लिया जाए और फिर वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाए। तो हम लोग कल परिणाम के बारे में देखेंगे कि क्या क्या परिणाम हुए, क्या कारण थी, कमियां थी जिसके कारण हारे, और परिणाम क्या क्या हुआ और उसका स्वरूप हम लोग कल इसके बारे में बात करें। कई सारे और हैं, जैसे इसके कई सारे पुस्तक हैं, इन तमाम सारे क्वेश्चंस को हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए हम समझते हैं कि इतना काफ़ी है और बेहतर से इसे और समझने का प्रयास करेंगे। तो 2-3 मुख्य कमियां हैं जिसको हमको पढ़ना बाकी रह गया, और सारे कई फैक्चुअल डाटा होंगे जिसको हम एक क्लास के माध्यम से और बताने का प्रयास करेंगे। कई सारे पुस्तक हैं 1857 के विद्रोह पर, उसको भी पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बेहतर समझ में आई होगी, और यहीं पे इसको आज समाप्त करते हैं। तो ओके, बाय, थैंक यू। ओके, तो ये है हाँ।